Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Yes, you are please. Assalamu alaikum everyone. My name is मोहम्मद वकार। और जैसा कि डॉक्टर हमजा हमजा भाई ने जो है वो पहले इंट्रोडक्शन मेरा दे दिया है, तो मैं अपनी कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। मैं बेसिकली पीएचडी कर रहा हूँ वलायलेक यूनिवर्सिटी थाईलैंड में, और मेरी जो बेसिकली पीएचडी है वो बैचलर के बाद है। जो तो ये मेरी जो पीएचडी है वो एमफिल लीडिंग टू पीएचडी इन फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। मैंने जो बैचलर है वो पोल्ट्री साइंस में किया था, सेशन 2018 टू 2022। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ यूआस। और मैंने जो है वो अमल फेलोशिप का जो प्रोग्राम है वो भी ज्वाइन किया हुआ है, पेप्सी को इंटर्नशिप, पेप्सी को रोशन कल, और मल्टीओमिक्स का भी मैं alumni हूँ। तो हमारा जो मेन टॉपिक है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, काइंडली आप प्रेजेंटिंग मोड में शिफ्ट कर लेंगे स्लाइड्स को। स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। जी जी, ठीक है, जो थैंक यू सो हम मच। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो ये है कि हमने ये देखना है कि हम किस किस तरह से हम सुपरवाइजर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेथड होता है वो ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें हम सेम हर स्टूडेंट यही कोशिश करता है कि जस्ट गो टू द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, और वहाँ से उन्होंने स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, वेटनरी, ह्यूमन न्यूट्रिशन के जो स्कूल्स हैं वहाँ से उन्होंने जो प्रोफेसर हैं वो फाइंड आउट करते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम प्रोफेसर्स को या सुपरवाइजर को हम टारगेट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास रिसर्च गेट आ जाता है, उसके बाद लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स। रिसर्च गेट पे अक्सर जो प्रोफेसर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और वहाँ पे वो अपनी पब्लिकेशन जो है वो शो कर रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं। तो मैं आपको डेमो में भी दिखाऊंगा कि आपने रिसर्च गेट से कैसे जो है वो सुपरवाइजर को फाइंड आउट करना है। इसके अलावा जो लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स होते हैं, हर रिसर्च पेपर में एटलीस्ट वन जो है वो मेन सुपरवाइजर होता है, और इसके अलावा जो कोऑथर होते हैं वो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, या फिर को सुपरवाइजर्स होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे लिंक्डइन से हम कैसे जो है वो सुपरवाइजर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस के शेड्यूल्स हम चेक कर सकते हैं, जो मुख्तलिफ जो कॉन्फ्रेंस होती है हमारे फूड से रिलेटेड, पोल्ट्री से रिलेटेड, वेटनरी से रिलेटेड, एनिमल साइंस से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस होती हैं दुनिया में, उनके हम शेड्यूल को डाउनलोड करके वहाँ पे जो गेस्ट स्पीकर्स होते हैं हम उन गेस्ट स्पीकर्स को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वो मेन एक्टिव सुपरवाइजर्स होते हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। तो हम उन्हें टारगेट कर सकते हैं, उनसे एक्सेप्टेंस के लिए जो है उन्हें वो मेल भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने ऑनलाइन कम्युनिटीज़ होती हैं कुछ, जैसे पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया इसे रन करती है। और आप इस वेबसाइट को लॉग इन करने के बाद इसकी आपकी जो मेंबरशिप है वो भी फ्री होती है, जैसे वर्ल्ड पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन और पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन। ये डिफरेंट एसोसिएशंस हैं जो कि एनिमल पोल्ट्री और जो वेटनरी के स्टूडेंट्स हैं, वेटनरी के ग्रेजुएट्स हैं, वो ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पे ब्रॉड डिस्कशंस होती हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे होती हैं। अगर किसी को कोई स्टूडेंट्स अगर किसी सुपरवाइजर के पास कोई ओपिनियन है और वो शो करना चाहता है, तो वो अपने रिव्यूज़, अपने जो व्यूज़ हैं वो वहाँ पे शेयर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑनलाइन डेटाबेस होते हैं, जैसे हम रिसर्च पेपर डाउनलोड करते हैं, यहाँ से ही हम मुख्तलिफ जो है वो सुपरवाइजर्स को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हम किस तरह एक राइट कंट्री और राइट स्कॉलरशिप को चूज कर सकते हैं। ये टोटल डिपेंड करता है हमारी परफॉर्मेंस पे, कि आपकी जो यूनिवर्सिटी में है वो परफॉर्मेंस कैसी रही है। कि यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएट हो गए हैं, ग्रेजुएशन के बाद आपने ये देखना है कि आपकी सीजीपीए कितनी है। अगर आपकी सीजीपीए 3.5 से अबव है, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। आपने लैंग्वेज के टेस्ट दिए हुए हैं, तो आपके पास कौन आइल्स हो गया, ड्यूलिंगो हो गया, मुख्तलिफ जो लैंग्वेज के टेस्ट होते हैं। आपने अगर वो लैंग्वेज के टेस्ट दिए हुए हैं तो आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस, ऑलमोस्ट जितने भी ऑप्शंस है स्कॉलरशिप के वो आपके लिए, आप उन्हें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीवी है, अगर आपकी सीवी रिसर्च फोकस है और स्ट्रॉन्ग सीवी है तो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन आता है वो फाइनेंशियल कंडीशन का आता है, कि आपकी
करंटली आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है? अगर आप 25 लाख के करीब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो अक्सर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पे आप अ, हल्की सी प्रोफाइल, जिसे हम कहते हैं एक नॉर्मल प्रोफाइल के साथ भी जो है वो स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम आगे एक एग्जांपल देखेंगे कि मुख्तलिफ प्रोफाइल के साथ हम किस किस कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। तो अब सीवी के बारे में अगर हम बात करें, तो सीवी स्कॉलरशिप हंट करने के लिए मेरे ख्याल से जो मेन जो तीन सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं उसमें आता है आपका अंडर ग्रेड थीसिस, जो कि आपका एक रिसर्च एक्सपीरियंस के तौर पे आप शो होता है। इसके अलावा रिसर्च के कुछ टूल्स हैं, और इसके अलावा कोडिंग कोडिंग के अंदर आपका पाइथन आ जाता है, आर आ जाता है, इसके अलावा C++ आ जाता है। लेकिन अगर आप किसी एक कोडिंग किसी एक प्रोग्राम पे भी अगर आप एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, किसी एक प्रोग्राम को एटलीस्ट आपको बेसिक पता हो, आपको ये पता हो कि हमने डाटा एनालिसिस कैसे करना है इस प्रोग्राम के जरिए, तो आप वो सीवी में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रेलिवेंट जॉब्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वेटनरी के, पोल्ट्री के, एनिमल साइंस के, फूड साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आप मीट में मास्टर्स या एमफिल के लिए जाना चाहते हैं, तो अगर आपने इंटर्नशिप पहले ही की हुई है किसी प्रोसेसिंग प्लांट में, तो ये आपके लिए एज होता है। तो आप किसी भी जगह पे जब अप्लाई करते हैं, तो आप अपनी जो जॉब का एक्सपीरियंस है उससे रिलेट करते हैं अपने रिसर्च के एक्सपीरियंस के साथ, कि मेरा इस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस है, और मैं जब इस पे रिसर्च करूंगा तो मैं ज़्यादा बेटर वे में जो है वो इसके जो रिजल्ट्स हैं उसे मैं एनालाइज कर सकूंगा। इसके अलावा जो फेलोशिप और कुछ वॉलंटियर वर्क्स होते हैं जो कि आपकी सीवी को बड़े स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये अभी आपको मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको मैं लाइव डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह हमने सीवी को स्ट्रॉन्ग करना होता है। इसके अलावा हमारे पास अभी करंटली एक समर कोर्स जो है वो रिलीज हुआ है, समर कोर्स अनाउंस हुआ है, जो कि आईपीबी यूनिवर्सिटी इंडोनेशिया यूनिवर्सिटी सुमेत्रा उतेरा और एंड यूपीएम यूनिवर्सिटी मलेशिया। बेसिकली मैंने ये पोस्टर इसलिए यहाँ पे लगाया कि एक तो ये आप दो तरह से इससे फ़ायदा ले सकते हैं। एक तो ये है कि जितने भी यहाँ पे गेस्ट स्पीकर हैं ये एक्टिवली अपनी यूनिवर्सिटी के किसी पोजीशन पे हैं, और एक्टिवली इस वक्त वो स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर रहे हैं, मतलब ये इस वक्त सुपरवाइजर हैं। तो आप इन्हें जो है वो इस समर कोर्स को ज्वाइन करके इन प्रोफेसर्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे समर कोर्स खत्म होता है तो आप इन प्रोफेसर को मेल करें और उनसे एक्सेप्टेंस के लिए उन्हें कन्विंस करें कि मैंने आपका ये वाला लेक्चर लिया और मैंने आपकी मुकम्मल प्रोफाइल देखी है, तो आपका इस चीज़ पे जो टॉपिक है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आपकी जो रिसर्च है वो मेरे ही इंटरेस्ट के साथ मैच करती है। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो मुझे आप मुझे एक्सेप्टेंस दें। तो इसलिए मैंने जो है ये पोस्टर आपके सामने शो किया। दूसरा आपका मकसद ये होता है कि अगर आप ये समर कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं ना, तो यहाँ पे तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, दो इंडोनेशिया की और एक मलेशिया की। इसका मतलब है कि केएनबी स्कॉलरशिप इंडोनेशिया और MTCP MIS स्कॉलरशिप मलेशिया, ये तीन जो स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, तो आपको जो समर कोर्स का सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा वो आपकी सीवी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कैसे हेल्पफुल होगा। जब मैंने के एन बी स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यू दिया था, तो उस वक्त मुझसे ये पूछा गया था कि आपने जो समर कोर्स किया वो आपने कहाँ से किया है? तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया था कि मैंने आईपीबी यूनिवर्सिटी इंडोनेशिया से, सुमेत्रा सुमेत्रा उतरा एंड यूपीएम मलेशिया से। सो ये मैंने यूनिवर्सिटीज़ को मेंशन ऑलरेडी अपनी एसओपी में और अपनी सीवी में मेंशन किया हुआ था। तो उन लोगों ने मुझसे पूछा कि आप क्या इस समर कोर्स के लिए आप इंडोनेशिया में पहले आ चुके हैं? तो मैंने कहा कि नहीं। तो इसका मतलब है उन लोगों ने इस चीज़ को नोट किया है, और इसी वजह से मेरे जो क्वेश्चंस थे मेरे इंटरव्यू में वो मेरे कोर्स रिलेटेड भी थे कि आपने समर कोर्स यहाँ से किया है, तो क्या आप इससे पहले इंडोनेशिया होके जा चुके हुए हैं? तो मुझे यहाँ से केएनबी स्कॉलरशिप से मुझे 2023 में एक्सेप्टेंस भी मिल चुकी थी। तो अब हमारे पास मेन चीज़ है, अब हम समझ देखते हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में जो हम परफॉर्म करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस के मुताबिक हम किन कंट्रीज़ को हम अपनी प्रोफाइल के मुताबिक टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, एक सीजीपीए की, आइट्स की, पब्लिकेशन की। अगर आपकी सीजीपीए 3.5 से अबव है, तो इसका मतलब है कि आप थाईलैंड,
मलेशिया और इंडोनेशिया, जो कि MIS KNB स्कॉलरशिप इंडोनेशिया, MIS MTC स्कॉलरशिप, जो कि KNB स्कॉलरशिप इंडोनेशिया, MTCP MIS स्कॉलरशिप मलेशिया, और जो थाईलैंड की इंडिविजुअल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप अनाउंस करती हैं, इनकी रिक्वायरमेंट 3.5 CGPA से अबव होती है। तो इसलिए अगर आपने 3.5 से आपके अबव CGPA है तो आप इन कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कम है इसे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो आइल्स है ये इनकी कंपलसरी डिमांड है, जो कि थाईलैंड के जो किंग की तरफ से ये कंपलसरी रखा हुआ है कि आपने जो है वो विदाउट आइल्स किसी इंटरनेशनल को एडमिशन नहीं देना। तो इसलिए ये कंपलसरी है, आपके पास जो है ना वो आइल्स का होना ज़रूरी है। तो अगर आपकी CGPA 3.5 से अबव है और आपके पास जो है वो आइल्स भी है, तो इसका मतलब है आपके लिए जो है ना वो हर कंट्री ओपन है। अब हम डिफरेंट कंडीशन देख लेते हैं। अगर एक स्टूडेंट है जिसकी CGPA 3.3 है, आइल्स 5 है, कोई पब्लिकेशन नहीं है, CV उसकी अच्छी है। अच्छी CV का होने का मतलब ये है कि रेलिवेंट फील्ड में इंटर्नशिप्स की हुई हैं, उसके साथ कुछ पब्लिकेशंस नहीं भी हैं तो एटलीस्ट उसे रिसर्च टूल्स के बारे में पता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में पता है, तो ये उसकी गुड CV कहलाएगी। तो ये कहाँ पे अप्लाई करते हैं? चाइना में अप्लाई कर सकते हैं, ताइवान, रशिया, गल्फ कंट्रीज के अंदर हमारे पास UAE आ जाता है, इसके अलावा हमारे सऊदी अरबिया आ जाता है, कतर, ये जो डिफरेंट कंट्रीज है गल्फ कंट्रीज, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अब इस चीज आप आइल्स का इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास आइल्स का रिजल्ट नहीं, आपके पास कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं है, तो आप गल्फ कंट्रीज में आप अप्लाई तक नहीं कर सकते। जब आप लॉगिन पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप विदाउट अपलोडिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट यू कैन नॉट प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेप, कि आप आगे स्टेप ही प्रोसीड नहीं कर सकते। तो आप ये समझ लें कि विदाउट आइल्स आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप अप्लाई कर सकें। तो सेकंड अगर स्टूडेंट की बात करें कि एक स्टूडेंट है जिसकी 3.8 से अबव CGPA है, आइल्स 7 है, कोई पब्लिकेशन नहीं है, नॉर्मल CV है, तो ही इज एलिजिबल फॉर एवरी कंट्री इंक्लूडिंग रासमस मंडल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, यूरोप, इसके अलावा जो ओशियानिक का कंट्रीज है जो जिसमें न्यूजीलैंड आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है, UK, USA और कनाडा, इन 5 कंट्रीज के अलावा वो दुनिया की हर स्कॉलरशिप हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। पब्लिकेशन ना होने की वजह से ओशियानिक कंट्रीज UK, USA और कनाडा जो है वो एक्सक्लूड हो जाता है। ये जो कंट्रीज हैं ये विदाउट पब्लिकेशन बहुत मुश्किल होता है कि आपको जो है वो एक्सेप्टेंस मिल जाए यहाँ से। फॉर अब थर्ड स्टूडेंट की कंडीशन को हम देखते हैं। 3.5 से अबव CGPA हो, आइल्स आपका 5.5 हो, पब्लिकेशन कोई नहीं है, रिसर्च फोकस आपकी CV है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि आप चाइना, ताइवान, रशिया, गल्फ कंट्रीज, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कोरिया और जापान, इन कंट्रीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप यूरोप में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब पब्लिकेशन ना होने की वजह से आप वही सेम क्राइटेरिया कि आप पब्लिकेशन नहीं है तो आप UK, USA, कनाडा और ओशियानी कंट्रीज में आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब सेम चीज़ है 3.5 से अबव, आइल्स आपका है, पब्लिकेशन नहीं है, रिसर्च फोकस CV है, तो सेम कंडीशन जस्ट लाइक हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन कंट्रीज में अप्लाई नहीं कर सकते जो मैंने मेंशन किए इधर, ओशियानिका जो कि आपके न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, UK, USA और कनाडा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ पे गौर करेंगे, अगर आपके आइल्स 6.5 है तो 6.5 पे आप हर कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर 6.5 से कम है तो ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 6.5, अगर आपका कुछ इस तरह होता है कि आपकी अगर 5 या 5.5 अगर आइल्स के बैंड हैं तो ये गल्फ कंट्रीज हैं उनकी डिमांड 5 और 5.5 ही होती है। इसके अलावा जो थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये कंट्रीज भी 5.5 पे एक्सेप्ट करती हैं एप्लीकेशंस को। इसके अलावा हम फिफ्थ कंडीशन देख लेते हैं कि फिफ्थ कंडीशन में एक स्टूडेंट है जिसकी CGPA 3.5 से अबव है, आइल्स 6.5 है, 2 से 3 पब्लिकेशंस और जिसमें एट लिस्ट 1 Q1 का पेपर है, Q1 क्वार्टाइल 1 जो है वो जर्नल में उसका पेपर पब्लिश है, रिसर्च फोकस CV है। तो ये दुनिया के हर कंट्री हर स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकता है सिवाय TARA पोजीशन के। TARA पोजीशन हम कहते हैं टीचिंग असिस्टेंट और रिसर्च असिस्टेंट। तो यहाँ पे बेसिकली इसलिए अप्लाई नहीं कर सकता है कि यहाँ पे आइल्स की डिमांड 7 होती है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, तो इनका ज़्यादातर जो रोल होता है वो एकेडेमिया में होता है। इसलिए ये
इनकी जो डिमांड होती है वो आइल्स की, वो 7 इनकी आइल्स की डिमांड होती है। अब हम सिक्स्थ सिक्स्थ कंडीशन को देख लेते हैं कि CGPA 3.5 से अबव हो, आइल्स आपका 7 हो, 2 से 3 पब्लिकेशंस हो, और इसके साथ आपका रिसर्च फोकस CV हो, तो आप दुनिया के हर कंट्री हर स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इसके इसके साथ हम देख लेते हैं, अगर आपके पास आइल्स ना हो, आपके पास आइल्स कोई लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, आपकी CGPA 3.5 से अबव है और रिसर्च फोकस CV है, तो आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किन किन कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आइल्स नहीं है तो इसका मतलब है आपके जितने भी ओशियानिया, UK, USA, कनाडा, ये एक्सक्लूड, ये इन कंट्रीज में आप नहीं कर सकते। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये 3 कंट्रीज आपके एक्सक्लूड हो गए हैं। इसके अलावा आपके पास पीछे जो आपके पास ऑप्शन बचता है वो चाइना, ताइवान, कोरिया, जापान, रशिया और तमाम कंट्रीज जो कि यूरोप में आते हैं, उन सब कंट्रीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यूरोप की भी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि वो कुछ यूनिवर्सिटीज और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो जिनके लिए आइल्स कंपलसरी है, और कुछ ऐसे हैं जो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी जो सर्टिफिकेट होता है उसकी बेस पे जो है वो आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये डिफरेंट मैंने कोशिश की है कि डिफरेंट कंडीशंस बना के आपको समझाने की, कि ताकि आपको इस चीज़ के बारे में समझ आ जाए। अब हमारे पास जो अब सबसे मेन चीज़ है, मैंने ऑलमोस्ट कोई 100+ स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैंने क्वेरीज को पढ़ा है और उन चीज़ों को देखा है। आपका जितना भी प्लान है, अगर आप अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए, इसके अलावा अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएट नहीं हुए, तो उस वक्त आपकी एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आपका यूनिवर्सिटी के साथ कोई लिंक नहीं है। ये 2 कंडीशंस हो सकती हैं आपके। तो यहाँ पे अब देखें, जो मेंटोर और मेंटी का जो एक रूल है ना, ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग माना जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके जो सीनियर्स हैं, वो लोग जो इस वक्त PhD स्कॉलर्स हैं और जो कि स्कॉलरशिप पे इस वक्त डिफरेंट कंट्रीज में स्कॉलरशिप जो है वो हासिल करके PhD कर रहे हैं, वो आपके मेंटोर हैं। अगर आप उन्हें मेंटोर के लिए आप उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत मुश्किल होता है वैसे टाइम PhD वालों के लिए, PhD वालों के पास, लेकिन आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो आपको मेंटोर करने के लिए राजी हो जाते हैं, मेंटोरशिप के लिए राजी हो जाते हैं और आपको कहते हैं कि हम आपको मेंटोर करेंगे और आपको गाइड करेंगे, उसमें ये होता है कि आपने उनके साथ स्टिक होकर रहना है। आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक आपका मेंटोर होता है। फॉर वो कैसे होता है इसमें हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी वेटनरी के स्टूडेंट हैं और आपने किसी अपने सीनियर जो कि PhD कर रहा है स्कॉलरशिप पे, अगर आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं मेंटोरशिप के लिए और वो आपको मेंटोरशिप करता है, तो उसमें ये होता है कि आपको डायरेक्शन में हेल्प मिल जाती है। आपको पता चल जाता है कि वो आपको हेल्प करता है कि आपने कौन सी डायरेक्शन को चूज करना है, कि इस वक्त किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा रिसर्च है, किस डोमेन में। और आपको एक तो डायरेक्शन मिल जाती है, दूसरी आपको ट्रेनिंग। अब बाज़ अवत ऐसे होता है कि आपको CV जो है वो आपकी स्ट्रांग नहीं होती, CV बहुत नॉर्मल होती है, और आप ना तो उसमें कोई रिसर्च फोकस टूल्स कोई आपने ऐड किए हुए होते हैं और ना ही आपका कोई एक्सपीरियंस होता है। तो क्या होता है कि मेंटोर जो कि ऑलरेडी PhD कर रहा है किसी भी जगह पे, अगर अब वो आपको मेंटोरशिप कर रहा है और आपको टीच कर रहा है, आपको अपना टाइम दे रहा है, तो उस दौरान अगर उसके पास कोई रिव्यू पेपर अगर वो कोई राइट कर रहा है और वो उसे हेल्प चाहिए, तो वो आपको ट्रेनिंग दे के आपको ये कह सकते हैं कि आप जो है वो मेरे इस पेपर पे काम करो, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती वो मुझसे पूछ लें। तो इस दौरान आपकी ट्रेनिंग भी हो जाती है। दूसरा, आप जो रिसर्च से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो जो टूल्स हैं वो भी सीख लेते हैं, और इसी दौरान आपकी रिकमेंडेशन के लिए एक ऐसा शख्स आपका रेडी हो जाता है जो कि नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि इसने मेरे साथ काम किया और मैं एज ए मेंटोर इसे रिकमेंड करता हूँ। और ये जनरली चलता है। और मैंने अपने दोस्त को एटलीस्ट 8 से 10 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अपने दोस्त को रिकमेंड किया था, मेरी अपनी एक ऑफिशियल मेल के थ्रू। तो यू कैन इमेजिन कि अगर आप किसी भी अपने सीनियर को जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो कि PhD कर रहे हैं, अगर उन्हें आप मेंटोर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और वो आपको टीच करते हैं मेंटोरशिप के लिए, अगर वो एग्री हो जाते हैं, तो आपको कौन कौन से ऐसे इश्यूज, मतलब जो कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जो चीज़ जो आपकी वीकनेस है इस वक्त, CV आपकी स्ट्रांग नहीं है, रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, वो सब आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सपोर्ट मिल जाती है
फॉर एग्जांपल कि अगर मैं किसी को मेंटोरशिप कर रहा हूँ, मैं किसी को लीड कर रहा हूँ, और उसकी प्रोफाइल भी अच्छी है और वो एलिजिबल है मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ टाइम के लिए उसकी परफॉर्मेंस को देखता हूँ, उससे रेडी कर, उसकी सीवी, एसओपी, हर चीज़, जितनी जो जो स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें सब वेरीफाई कर लेता हूँ। सब ओके होता है तो मैं अपने सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सर फलां स्टूडेंट है और हमें जो है वो स्टूडेंट एलिजिबल भी है और वो हमारी यूनिवर्सिटी में आना चाहता है, तो मैं रिकमेंड भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी तरह अगर आप किसी भी टीचर, किसी भी मेंटोर को, अगर किसी भी सीनियर को अगर मेंटोरशिप के लिए कहेंगे और उसकी यूनिवर्सिटी में अगर जगह बनती है, यूनिवर्सिटी में अगर अपॉर्चुनिटी है, तो ज़रूर आपको वहाँ पे रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा जो सक्सेस है, आप फॉर एग्जांपल अगर आप, आपकी सीवी है जिसमें कुछ भी नहीं था सिवाय आपकी डिग्री के, आप अगर मेंटोर से, उससे अगर किसी भी शख्स को आप मेंटोर मानते हैं और वो सीनियर है और वो रिसर्च का काम कर रहा है, तो आपकी सक्सेस में उसका बहुत बड़ा हाथ है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, मैं अगर अपनी बात करता हूं, तो मेरी सबसे बड़ी जो सक्सेस के लिए जो मैं क्रेडिट देता हूं, मैं अपने सीनियर्स को और इसके साथ मेरे मेंटोर्स को। आज भी मैं अपने मेंटोर्स हैं जो कि मेरे यूएस में, जापान में, तुर्की में, डिफरेंट कंट्रीज में मेरे मेंटोर हैं, जिन्हें मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड अगर मुझे कोई भी इशू होता है, कोई परेशानी होती है, रिसर्च रिलेटेड है, मुझे डायरेक्शन का इशू है, मुझे रिसर्च की चीज़ें समझ नहीं आ रही, कुछ रिजल्ट्स मेरे सही नहीं आ रहे, तो मैं उनसे वो चीज़ें डिस्कस करता हूँ, तो मुझे फ़ौरन उसके सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं, वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं। और मैं अगर किसी चीज़ के लिए अनसर्टेन हूँ और मैं बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप काफ़ी टाइम, अगर आप पीएचडी में आप जो है ना मोटिवेशन लूज़ भी कर जाते हैं। अब अगर आप अपने मेंटोर के साथ वो चीज़ शेयर करते हैं तो वो आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट भी करेंगे कि आपकी जो इस वक्त पोजीशन चल रही है, अगर आप इस चीज़ पे काम करेंगे तो आप जो है वो फलां फलां अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे किस मकसद के लिए आए थे और आप क्यों आए थे। तो आप ये देख लें कि एक जो मेंटोर है वो आपकी एक बैकबोन है, जो कि आपको आपके कंट्री से एक स्कॉलरशिप के साथ खींचने का किरदार अदा करेगा। तो इसके अलावा आपके गोल भी सेट हो जाते हैं और आपकी मेन मोटिवेशन भी आपका मेंटोर होता है। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स मेरी मुझे सुन रहे हैं या जिन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग को सुनना है, तो उनकी उन्हें मैं सिर्फ एक ही फार्मूला बताऊंगा, अगर उन्होंने कामयाब होना है लाइफ में। अपने जितने सीनियर्स हैं जो भी इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं स्कॉलरशिप पे डिफरेंट कंट्रीज में, काइंडली उन्हें मेंटोरशिप के लिए उन्हें मेल करें, उनसे कांटेक्ट करें, उनसे रिक्वेस्ट करें। वो अपना टाइम बचाकर, अपना टाइम जो है वो कुछ टाइम निकाल के आपकी एसओपी, आपकी सीवी, आपकी रिकमेंडेशन की चीज़ें, आपके रिसर्च रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो आपको थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ आपको सिखा देंगे। लेकिन उसकी मेन चीज़ एक ये है कि आपने एक ही मेंटोर के साथ स्टिक होके रहना है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं, एक दो क्वेश्चन किया है, हमने उन्हें गाइड किया, उसके बाद वो गायब है और उसका कुछ नहीं पता होता कि किस स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर रहे हैं और उसकी क्या कंडीशन जा रही है। तो अगर आप किसी को मेंटोरशिप के लिए अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो टिल एंड जब तक आप स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर लेते, आपने एक मेंटोर के साथ स्टिक होकर रहना है। तो अब हमारा जो है वो मेन प्रेजेंटेशन का सेशन हो गया ख़त्म, तो आपको अब मैं कुछ डेमो दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमने सुपरवाइज़र जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बताया था कि आप लिंक्डइन, हम लिंक्डइन का इस तरह होता है कि आज से पहले मुझे भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि मैं किस तरह से लिंक्डइन को अपनी एकेडेमिया के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो आप जो है वो लिंक्डइन को मुख्तलिफ वे में अब यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसी लिंक्डइन के थ्रू मैंने बीएस इन एनिमल एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के लिए मैंने मुझे एक्सेप्टेंस मिली थी। इसके साथ मैंने सऊदी अरेबिया किंग साउद यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस मिली थी। और जो रिसर्च गेट है, जो कि करंटली मैं जिस सुपरवाइजर के अंडर में इस वक्त काम कर रहा हूँ, वो मुझे रिसर्च गेट से मुझे मिले थे और मैंने वहाँ से उन्हें अप्रोच किया था और उनसे एक्सेप्टेंस ली थी। तो मैंने कुछ यहाँ पे पोस्ट सेव की हुई हैं, तो मैं आपको इधर से कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਜੇਤਨਾ ਪਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। एक तो ये है कि आप यहाँ से जो सुपर जो
प्रोफेसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिंक्डइन को यूज़ करते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट प्रोफेसर्स के साथ भी अपना कनेक्शन बना सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर आपको नहीं मिलते तो जिस यूनिवर्सिटी को, जिस डिग्री को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं आपकी रेलेवेंट फील्ड से रिलेटेड, आपकी जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, आप उन सीनियर्स के साथ जो है ना वो कनेक्शन अपना बिल्ड करें और उनसे उस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करें कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है तो हमें उस चीज़ के बारे में बताएं। तो जैसे ही वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी होती है, कोई वैकेंसी होती है, तो वो आपको उसके बारे में बताते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, ये एक प्रोफेसर हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में इस वक्त हैं, और ये इस वक्त एक्टिव हैं। इसका मतलब है ये पब्लिकेशंस भी कर रहे हैं, और यहाँ पे ज़रूर इनके पास कोई ना कोई वैकेंसी होगी या आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। तो यहाँ पे आप प्रोफेसर के साथ जो है वो अपना जो कनेक्शन है वो बिल्ड करें। और जो रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश किया, ये अक्सर कोलैबोरेशंस में होते हैं, तो आप अगर इनके रिसर्च और रिव्यू पेपर्स को अगर रीड करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे इन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के प्रोफेसर के साथ जो है ना वो कोलैबोरेशन की हुई है। तो आप एक रिसर्च पेपर, अगर लेटेस्ट रिसर्च पेपर को अगर आप लेते हैं, जो टॉप रिसर्चर्स होते हैं वो अगर उनका एक पेपर को उठाएंगे तो आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ प्रोफेसर जो है ना वो वहाँ से मिलते हैं, और आप एक पेपर से एक से ज़्यादा जो है वो प्रोफेसर्स को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये आ जाता है कि अब देखें, ये प्रोफेसर हैं जो कि अलेक्जेंड्रा, ये प्रोफेसर है जिन्हें इस वक्त जो है वो स्टूडेंट चाहिए अपने पीएचडी के लिए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त वो प्रोफेसर हैं जो कि आपको लिंक्डइन पे भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से इनका जीमेल ले सकते हैं और वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन्हें। इसके अलावा आप यहाँ पे एक प्रोफेसर है, रिसर्च प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ द एंटवर्प। इन प्रोफेसर ने भी जो है वो स्टूडेंट के लिए वो स्टूडेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अब यहाँ से भी प्रोफेसर को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो मैंने मुख्तलिफ प्रोफेसर्स की जो प्रोफाइल्स हैं उन्हें सेव किया हुआ, तो आप इन प्रोफेसर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये अगर आप इस प्रोफाइल को देखें कि मोहम्मद मोहम्मद, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में एनिमल साइंस के रिसर्च असिस्टेंट हैं। अगर आप इन्हें अप्रोच करते हैं और आप इनसे डिस्कस करते हैं तो आई होप सो कि आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा वहाँ से, और ये आपको कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर देंगे। इसके अलावा अगर हम फूड साइंस की बात करें तो प्रोफेसर डॉक्टर चार्ल्स ब्रैनन, ये एक जर्नल के जो है वो एडिटर इन चीफ भी हैं, और इस वक्त ये प्रोफेसर भी हैं, और टॉप रिसर्चर्स में इनका शुमार होता है। तो अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं और इन इन ये जिस जर्नल में काम करते हैं, अगर उस जर्नल के पेज को फॉलो कर लेते हैं, तो हर पोस्ट के नीचे इन्होंने मेंशन किया होता है प्रोफेसर्स को, और वहाँ पे आप उनके प्रोफेसर्स को उनके साथ कनेक्ट होकर उनसे जो है वो एक्सेप्टेंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे जैसे प्रोफेसर, प्रोफेसर हैं एक डेविड, जो कि ये खुद भी अब पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिंक्डइन पे आपको कितने प्रोफेसर्स के साथ कितने जर्नल्स जो कि पेपर पब्लिश करते हैं वो अपने पेपर लिंक्डइन पे भी शेयर करते हैं, और यहाँ पे उन्होंने उन प्रोफेसर्स को भी टैग किया हुआ होता है। तो आप उन पेपरों जो पेपर यहाँ पे अपलोड हुआ है और वहाँ पे प्रोफेसर्स को टैग किया हुआ होता है, आप उन प्रोफेसर्स को यहाँ से टारगेट भी कर सकते हैं। अब ये मैंने मुकम्मल। इसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ अफ्रीकन्स हैं जो कि जो कि यूएस में और अमेरिका में और कनाडा में जो है वो इस वक्त स्कॉलरशिप पे जो है वो पीएचडी या पोस्ट डॉक कर रहे हैं। तो अगर आप उन्हें फॉलो कर लेते हैं ना, तो ये अक्सर जो है वो कुछ रिसर्च रिलेटेड डाटा भी शेयर करते हैं, और इसके अलावा ये कुछ प्रोफेसर्स की प्रोफाइल भी शेयर करते हैं जो जो कि करंटली स्टूडेंट्स को फाइंड कर रहे होते हैं पीएचडी या मास्टर्स के लिए। तो आप डायरेक्ट उन प्रोफेसर्स को जो है वो उनकी प्रोफेसर्स की प्रोफाइल पे जाके उन्हें आप कनेक्शन भी बिल्ड कर सकते हैं, और उनके साथ जो है उन्हें कांटेक्ट करके उनसे एक्सेप्टेंस के लिए भी आप पूछ सकते हैं। अब जस्ट लाइक दैट, ये प्रोफेसर हैं जो कि होजोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हैं, जो कि मीट साइंस के, और इन्हें भी खुद इस वक्त ये इन्होंने एक सेशन कंडक्ट किया था, और इस सेशन के थ्रू आप जो है वो सेशन अटेंड करें। सेशन अटेंड करने के बाद इस प्रोफेसर को आप मेल कर सकते हैं कि मैंने आपकी फलां सेशन था, ये सेशन मैंने कंडक्ट किया और जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और मैं मीट साइंस की फील्ड में जो है वो अपना मास्टर्स या पीएचडी परसू करना चाहता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप
कोई भी वेबिनार हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी सेमिनार हो, किसी भी जगह पे कोई गेस्ट स्पीकर अगर आया हुआ है, तो आप उन गेस्ट स्पीकर को, उन्हें जो है वो अप्रोच कर सकते हैं एक्सेप्टेंस के लिए। इसके अलावा दूसरा तरीका हमारे पास आ जाता है गूगल स्कॉलर का, सॉरी रिसर्च गेट का। अब जो रिसर्च गेट होता है, अक्सर रिसर्च गेट पे भी अक्सर प्रोफेसर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे मैंने पहले भी इस आपको बताया कि मैंने जो अपना प्रोफेसर है वो रिसर्च गेट से ही फाइंड आउट किया था और यहीं से मुझे एक्सेप्टेंस मिली थी। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से प्रोफेसर को, किसी भी प्रोफेसर को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप फूड कोई भी किसी भी कीवर्ड के साथ जो है वो आप प्रोफेसर को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको रिसर्च पेपर भी मिल जाएंगे, प्रोफेसर भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कुछ प्रोफाइल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लैपटॉप ज़रा स्लो है मेरा, तो सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। चलिए इसे हम बाद में देखते हैं। इसके अलावा दूसरा जो हमने देखा, ये सॉरी आगे, अब यहाँ पे ये वो पेपर हैं जो कि रिसेंटली अपलोड हुए हैं यहाँ पे, कि जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने यहाँ पे अपलोड किए हैं। तो अब यहाँ से, अब जस्ट लाइक आप यहाँ से देखें कि मार्च 2024 में ये पेपर अपलोड हुआ है इधर। तो आप यहाँ से प्रोफेसर की प्रोफाइल पे जाकर उनके साथ कनेक्ट होकर उनसे एक्सेप्टेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोफेसर है जो कि न्यूट्रिशन साइंसेज की है, और यूनिवर्सिटी का नाम भी मेंशन है, फैकल्टी भी, हर चीज़ यहाँ पे मेंशन है। इसका मतलब है कि ये प्रोफेसर यहाँ पे एक्टिव है। तो आप इन प्रोफेसर को यहाँ पे फॉलो करके उन्हें मैसेज करके उन्हें एक्सेप्टेंस के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन डेटाबेस। हमारे वो तमाम डेटाबेस जहाँ से हम रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, उनके उन सब डेटाबेस के बेसिकली लॉगिन होते हैं। अगर आप वहाँ पे लॉगिन करें तो आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरह से होगी, जो कि MDPI एक बहुत बहुत बड़ा एक डेटाबेस है जिनके बहुत ज़्यादा जर्नल्स हैं। और मैंने उनकी एक साई प्रोफाइल पे मैंने एक प्रोफाइल बनाई है, और आप इस प्रोफाइल को बनाने के बाद यहाँ पे जो अपनी फील्ड से रिलेटेड जो प्रोफेसर है वो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फूड न्यूट्रिशन के हैं, वेटनरी के हैं, पोल्ट्री के बारे में, या ब्रायलर में आपका इंटरेस्ट है, ब्रायलर से रिलेटेड आप प्रोफेसर ढूंढ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कीवर्ड डाल के, जैसे जस्ट लाइक मीट, और मैं यहाँ से अगर फाइंड आउट करना चाहूँ मीट से रिलेटेड, तो मुख्तलिफ यहाँ से आपको प्रोफाइल नज़र आ जाएगी। ये तमाम प्रोफाइल्स यहाँ पे वो होते हैं या तो PhD कर रहे होते हैं, या फिर यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर और फुल प्रोफेसर होते हैं। यहाँ पे आप इन प्रोफेसर को जो है वो कनेक्ट करके इनके साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करके और इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास के मुख्तलिफ फूड कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ वेटनरी, एनिमल साइंस, पोल्ट्री साइंस से रिलेटेड कुछ कॉन्फ्रेंस होती है दुनिया में, जो जिनके शेड्यूल जो है वो लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह पे आपको मिल जाते हैं। तो आप, अगर आप इस वक्त स्कॉलरशिप हंट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप कोशिश किया करें कि इनके जो शेड्यूल हैं वो ले लिया करें। फॉर एग्जांपल अब ये एक फूड की कॉन्फ्रेंस थी जो कि हमारी यूनिवर्सिटी ने होस्ट की थी जून 13 और 14 जून को। तो ये यहाँ पे हमने कुछ गेस्ट स्पीकर बुलाए थे जो कि इस वक्त एक्टिव सुपरवाइजर्स हैं और जो कि रिसर्च कर रहे हैं। तो आप यहाँ से उन गेस्ट स्पीकर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ जो सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं, आप वहाँ से उन गेस्ट स्पीकर्स को टारगेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि अगर हम यहाँ पे देखें, मुकम्मल यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर्स हैं, गेस्ट स्पीकर्स, वो इस वक्त एक्सेप्टेंस के लिए रेडी होते हैं। जस्ट लाइक वो ऑफर भी करते हैं कि आप जो है वो एक्सेप्टेंस के लिए हमने कांटेक्ट कर सकते हैं। नेट शायद लैपटॉप मेरा स्लो हो गया। तो यहाँ पे जो है वो फूड कॉन्फ्रेंस हो, पोल्ट्री से रिलेटेड हो, वेटनरी से रिलेटेड हो, एनिमल की किसी भी डोमेन से रिलेटेड हो, तो आप उनके शेड्यूल को डाउनलोड करके, जो भी गेस्ट स्पीकर होते हैं जो कि एक्टिवली इस वक्त एज ए गेस्ट स्पीकर जो है वो अपना रोल अदा कर रहे होते हैं, आप उन्हें उनकी जीमेल भी दी हुई होती है और वहाँ पे मुकम्मल उनका इंट्रो दिया हुआ होता है।
तो आप इस इंट्रो के साथ जो है वो उन्हें जो है वो टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ कुछ कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि हमारी वेटरनरी, पोल्ट्री, एनिमल साइंस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन या पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन, जो कि अगर आप इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे इनकी एक मुकम्मल एक कम्युनिटी है जहाँ पे पोल्ट्री साइंस के, एनिमल साइंस और वेटरनरी साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के आपको जो है ना वो फैकल्टी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये जो प्रोफेसर्स होते हैं ये अपने कुछ अब उनके माइंड में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी उनके कलीग्स होते हैं वो उन्हें आंसर करते हैं। तो आप अगर अभी अंडर ग्रेड के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स के हैं, या आप इस वक्त स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप इस वेबसाइट, पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन की वेबसाइट को लॉगिन करके और यहाँ से भी आप जो है वो सुपरवाइजर्स को या मुख्तलिफ प्रोफेसर के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। एट लीस्ट अगर आप प्रोफेसर्स के साथ कनेक्शन नहीं भी बना पाते, आपको प्रोफेसर्स जो है वो कोई ऐसा नहीं भी मिल पाता, आपको एट लीस्ट वो लोग मिल जाएंगे जो कि इस वक्त पीएचडी कर रहे होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया की। तो आप उनसे भी उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके बाद हम सीवी पे आ जाते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था कि सीवी स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब है। अब सीवी स्ट्रॉन्ग होने का ये मतलब होता है कि आपने कुछ ना कुछ रिसर्च रिलेटेड काम किया हो, आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड हो, और इसके अलावा आपने जो जो भी आपका कोई आइल्स है या आपने कोई भी टेस्ट दिया हुआ तो आपका वो मेंशन भी हो। अब मैं आपको यहाँ से अपनी प्रोफाइल को अगर शो करूँ तो मैंने अपनी यहाँ पे एजुकेशन का पोर्शन, उसके अलावा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने मुख्तलिफ जो पोल्ट्री फार्म्स की मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ कंपनीज है पोल्ट्री की, मैंने वहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज में काम किया हुआ जो कि मैंने इधर मेंशन किया हुआ। अब मैं जब भी अब पोल्ट्री से रिलेटेड कोई भी फील्ड जिस जो जहाँ पे मैंने अप्लाई करना था, जब मैं अप्लाई करता तो मैंने इन तमाम जो कंपनीज हैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस को लिंक करता था उस रिसर्च रिलेटेड। फॉर एग्जांपल एक मास्टर्स इन पर्सियन लाइफ स्टॉक फार्मिंग की एक डिग्री है यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल फेडरिको टू, वहाँ पे एक डिग्री है। तो वहाँ पे उन स्टूडेंट्स को ही वो लेते हैं जो कि पर्सियन पे काम करना चाह रहे हो। पर्सियन पे काम उस वक्त करते हैं जब आपका फार्मिंग का कोई एक्सपीरियंस हो और आपको पता हो कि हमने कैसे मिनिमम जो है वो सोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट लेनी है। तो अगर आपने पहले ही कंपनियों में काम किया हुआ और आपको पहले ही ब्रायलर ब्रायलर का और जो ब्रायलर लेयर ब्रीडर इन चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस है, तो आप क्या करते हैं कि इनको कनेक्ट कर देते हैं। आप अब उस फील्ड से रिलेटेड जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं, मास्टर्स की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसके साथ लिंक कर देते हैं कि मैंने मुझे एक्सपीरियंस है फार्मिंग का और मुझे पता है कि अमोनिया का जो लेवल है वो किस कदर जो है वो हमारे बर्ड के लिए जो है ना वो नुकसानदायक है। तो मुझे पता है कि मैंने अमोनिया के लेवल को कैसे कम करना है, जस्ट लाइक दैट। तो आप इस तरह अपने एक्सपीरियंस को अपनी जो है वो डिग्री के साथ आप इस तरह से लिंक करते हैं अपने एसओपी के अंदर। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का हमारा मेंशन ये भी था कि आप जो है वो अपने अंडर ग्रेड के थीसिस को कैसे अपना रिसर्च एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। उसमें इस तरह होता है कि अगर आप अंडर ग्रेड के स्टूडेंट हैं और आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे काम किया है, इट डजेंट मैटर कि वो पब्लिश हुआ है या नहीं, आपने उस पर काम किया है और वो कोई भी आपका प्रोफेसर जो कि आपके उस काम को अप्रिशिएट करता है और आपकी रिकमेंडेशन दे सकता है, तो आप क्या करते हैं कि आप अपने अंडर ग्रेड के थीसिस को मेंशन करेंगे, और जिस सुपरवाइजर के अंडर आपने वो काम किया है तो आप उस सुपरवाइजर को जो है वो मेंशन कर देते हैं और उसकी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल जीमेल और उसके साथ उनके कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप इधर मेंशन कर देते हैं। तो ये एटलीस्ट आपका ये शो करता है कि आपने अंडर ग्रेड में आपने रिसर्च का काम किया और आपने एक सुपरवाइजर के अंडर ये काम किया हुआ। इसके अलावा ये था कि हमारी सीवी स्ट्रॉन्ग होती कैसे है। फॉर एग्जांपल इस तरह होता है कि हम किसी भी प्रोफेसर को टारगेट करने के लिए हम हमारे पास सिंपल सी सीवी होती है, हमने सिर्फ अपनी एजुकेशन लिखी हुई होती है, एक दो इंटर्नशिप की हुई होती है और उसी सीवी को हम उठा के प्रोफेसर को भेज देते हैं। अब ये देखें, अगर आप ये देखें, ये 5 पब्लिकेशन, ये मेरी कोई बहुत बड़ी पब्लिकेशन नहीं है, ये मैंने छोटे मोटे जो मैगजीन्स होते हैं पोल्ट्री साइंस के मैगजीन, वर्ल्ड पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन के, या जो छोटे मैगजीन्स होते हैं, मैंने यहाँ पे ये छोटे आर्टिकल्स पब्लिश किए थे।
ये कुछ मैंने ये मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा कुछ वो टूल्स जो कि नेसेसरी होती हैं रिसर्च के लिए। आप अगर देखें कि कोई भी पोस्ट जो कि प्रोफेसर अपनी कोई भी पोस्ट अगर करता है कि मास्टर्स या पीएचडी के स्टूडेंट के लिए, तो वहाँ पे स्पेशल मेंशन होता है कि उसे आर प्रोग्रामिंग, आर पाइथन की प्रोग्रामिंग का पता हो। इसके अलावा उसे एनालिटिकल एनालिसिस का पता होना चाहिए, उसके लैंग्वेज का टेस्ट अच्छा होना चाहिए, उसकी सीजीपीए इतनी हो और उसकी डिग्री ये वाली हो। तो आप क्या करते हैं कि ये वो वाले एक्सपीरियंस है जो कि अगर आपको अंडर ग्रेड में आपने ये चीज़ें नहीं सीखी, तो जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया है कि अगर आप किसी भी प्रोफेसर को, किसी भी सीनियर को, पीएचडी स्कॉलर को अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं मेंटोरशिप के लिए, अगर वो आपको मेंटोरशिप में ले लेता है, वो ये सब टूल्स आपको आहिस्ता आहिस्ता वो भी सिखा देते हैं। वो इस तरह सिखाते हैं कि अगर उनके पास कोई डाटा आया हुआ और उन्होंने एनालिसिस करना है और उनके पास टाइम नहीं है, तो वो आपको मेन सॉफ्टवेयर के बारे में बता देते हैं, कुछ वीडियोज़ के बारे में। आप इधर से ये वाली वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा कि आपने किस तरह से डाटा एनालिसिस करना है। तो आप उन टूल्स को आप ट्रेनिंग लेते हो खुद ही वीडियोस देख देख के, और उनका डाटा एनालिसिस करके आप उनका काम कर देते हो। अब एक एक तो मेंटोर का काम हो गया, दूसरा आपको जो रिसर्च से रिलेटेड था एक्सपीरियंस वो होना शुरू हो गया। इसके अलावा आपकी सीवी में जो आपने टूल्स और आपने जो भी एक्सपीरियंस ऐड करना था उसका इजाफा हो गया। और बाज़ अवत इस तरह होता है कि जो जिस मेंटोर के अंडर आप सुपरविजन में होते हैं, वो मेंटोर आपको अपने पेपर में भी जो है वो एज ए कोऑथर जो है ना वो डाल लेता है। और ये अपॉर्चुनिटी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिली थी। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मेंटोर आपकी लाइफ में कितना रोल प्ले करता है। तो आपकी सीवी भी स्ट्रांग होती है, आप वो रिव्यू करवा सकते हैं। आपकी एसओपी आप राइट कर रहे हैं, वो रिव्यू करवा सकते हैं। आपकी सीवी नॉर्मल है, आपने इम्प्रूव करनी है, तो आप किसी भी पीएचडी वाले सीनियर को उसके लिए रिक्वेस्ट करें, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको वो चीज़ें सिखाते रहेंगे। और एट द एंड जो है वो इंशाल्लाह आपको जो है वो स्कॉलरशिप जब आप अप्लाई करेंगे तो आप फुली कॉन्फिडेंट होंगे। तो डॉक्टर साहब, आई थिंक सो प्रेजेंटेशन मेरी मुकम्मल हो गई है। तो अब आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें ताकि हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर सकें।